क्या पढ़ना था बताइए फटाफट। लास्ट क्या पढ़े थे बताइए। उपार्जित में कहाँ तक पढ़े थे, क्या मतलब लास्ट बताइए। उपार्जित में कुछ पढ़े? अच्छा प्रथम मुठभेड़ तक पढ़े थे ना, फर्स्ट एनकाउंटर। कौन गुनगुना रहा है जी? अगर जरूरी है तो फिर गुनगुना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिए, इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, कौन सा? उपार्जित ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा पढ़ चुके हैं, 4 प्रकार थे उसमें, चारों का एग्जाम्पल देख के खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब है कि ये जन्म के बाद हमारे अंदर तैयार किया जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? उपार्जित या तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। और उसको बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो WBC का एक प्रकार, इसका नाम है क्या? लिम्फोसाइट, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट थे इसके लिए कि सर ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होता है ना, ये होता है क्या? विशिष्ट होता है, क्योंकि ये किसी एक विशेष को जाकर के नष्ट करने का, खत्म करने का कार्य करेगा, इसलिए इसको क्या बोला था? विशिष्ट बोला था। इसी पॉइंट में एक चीज और खत्म कर लेते हैं कि ये चीज हम लोग कब प्राप्त करते हैं? जन्म के बाद प्राप्त करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी परिस्थितियां होती है उस हिसाब से कहीं ना कहीं क्या किया जाता है? हमारे अंदर उसके खिलाफ लड़ने के लिए ताकत बनाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए कौन जिम्मेदार? लिम्फोसाइट। कैसे कैसे कहानी हुई थी हमने आपको बताया था, और जहां पर एक वर्ड आया था फर्स्ट एनकाउंटर, याद आया था क्या? ये फर्स्ट एनकाउंटर, इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रतिजन पहली बार आपके शरीर में प्रवेश करता है और उसका पहचान कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है, उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो वो एनकाउंटर क्या कहलाता है? फर्स्ट एनकाउंटर कहलाता है। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है कि जब दो लोग आपस में भिड़ रहे होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एनकाउंटर कह देते हैं। चलो ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? तो प्रतिजन है और कौन है? हमारा लिम्फोसाइट है। ये दोनों आपस में पहली बार मिले, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कोरोना वायरस को, कि सर पहली बार जब ये कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के अंदर गया, उससे पहले उस व्यक्ति ने कभी कोरोना वायरस को नहीं देखा। चलो उस व्यक्ति ने छोड़ो, उस व्यक्ति के अंदर मिलने वाला लिम्फोसाइट के पास भी कोरोना वायरस की कोई जानकारी नहीं है इसके पास,
ठीक है, पहली बार उसके अंदर प्रवेश हुआ है, जिस कारण से जब वो जाकर के लिम्फोसाइट से मिलेगा, लिम्फोसाइट उसकी जांच पड़ताल करेगा, पहचान करेगा, पहचान करने के बाद उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होना, निष्क्रिय होना किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा पहली बार, उसको क्या नाम दिया जाता है, फर्स्ट एनकाउंटर, हिंदी में कहते हैं मुठभेड़, प्रथम मुठभेड़। ठीक है, अब क्या होगा कि हालांकि ये तो हमने बता दिया कि सर ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन नॉर्मली जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है वो फर्स्ट एनकाउंटर जानबूझकर कराया जाता है, और ये जानबूझकर फर्स्ट एनकाउंटर किस रूप में कराया जाता है, टीके के रूप में कराया जाता है। ठीक है, कोई भी रोग जो हमारे पास मिल रहा है और वो हानिकारक है, ठीक है, अब मान लिया जाए कि छोटा सा बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, सर उसके अंदर लिम्फोसाइट अभी तो उतनी एक्टिव नहीं है, और एक्टिव है तो उसके लिम्फोसाइट के पास किसी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई डेटा नहीं। बात समझे, किसी के खिलाफ, अभी देखो क्या लिखा है सर, ये विशिष्ट है, विशिष्ट है इसका मतलब वायरस को मारना होगा तो ये लिम्फोसाइट एक अलग ही प्रकार का क्या बनाएगा, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, हर एक चीज के लिए एक अलग ही सिस्टम तैयार किया जाएगा, इसीलिए तो क्या बोला इसको, विशिष्ट बोला है। और अभी अभी बच्चा जन्म लिया है, ना तो उसका शरीर अभी वायरस पे पड़ा है, या कहने का मतलब ना तो उसके शरीर पे अभी वायरस का पाला पड़ा है, ना बैक्टीरिया का, किसी भी चीज को वो जानता ही नहीं उसका शरीर। जब उसका शरीर नहीं जानता, इट मीन्स कि उसका लिम्फोसाइट नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है, तो उसको जानकारी दी जाती है किस माध्यम से, टीके के माध्यम से। क्या किया जाएगा, जैसे वायरस की जानकारी देनी है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, पोलियो का वायरस। पोलियो क्या है, एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, या विषाणु जनित रोग है। चलो, अब इस पोलियो के बारे में हमारा शरीर जानता है, लेकिन जो अभी अभी बच्चा जन्म लिया है ना, उस बच्चे का शरीर इस पोलियो वायरस के बारे में नहीं जानता। ठीक है, अब अगर गलती से ही पोलियो वायरस चला गया ना, तो हो सकता है कि उसकी जान चली जाए, या हो सकता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बिगड़ जाए। तो क्या करते हैं डॉक्टर कि पोलियो का टीका लगा देते हैं बच्चे को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो पोलियो का वायरस होगा, उस वायरस को क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रल कर दिया जाएगा, यानी कि इसमें से जो इसका डीएनए आरएनए मिल रहा होगा उसको क्या कर दिया, हटा दिया। हटाने के बाद अब क्या बचा, इसमें केवल और केवल प्रोटीन बचा। अब इस प्रोटीन से उस बच्चे को नुकसान होगा क्या, नहीं होगा। इस प्रोटीन को टीके के रूप में क्या कर दिया जाएगा, बच्चे को दे दिया जाएगा। जैसे ही बच्चे के शरीर में क्या गया, एक न्यूट्रल वायरस गया, एक निष्क्रिय वायरस गया, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये वायरस जैसे ही इस बच्चे के शरीर के अंदर गया, जाते के साथ इसको क्या समझा जाएगा, कहां गया, ये रहा, कौन, प्रतिजन समझा जाएगा, एंटीजन समझा जाएगा। अब तुरंत उस बच्चे का लिम्फोसाइट क्या करेगा, उसका पहचान करना शुरू करेगा। पहचान करते 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 फाइनली मान लो पहचान कर लिया। अब जब पहचान कर लेगा तो वो अपने साथ उसको क्या करता है, इस तरीके से जोड़ लेता है। ठीक है, जुड़ गया मतलब इसकी पहचान हो गई, और जोड़ने के बाद इसको वापस क्या कर देगा, ये न्यूट्रल। ठीक है, हालांकि ये पहले से ही क्या है, न्यूट्रल है, पहले से ही निष्क्रिय है, इस बात की जानकारी लिम्फोसाइट को नहीं है। वो तो बस ये समझ रहा है कि भाई कोई ना कोई प्रतिजन आया है, हमको इसको क्या करना है, मार के खत्म करना है। वो अपने साथ जोड़ेगा, उसको न्यूट्रल करेगा, फिर संदेश देगा कि इसको मैक्रोफेज को, मैक्रोफेज आएगा, इसको खा पी के खत्म कर देगा। अब एक डेटा तो मिल गया, क्या डेटा मिल गया, जैसे ये जो एंटीबॉडी था, मान लिया जाए कि IgG था, ठीक है। अब इसका डेटा, इसका सूचना कि अगर इस टाइप वाला कोई आएगा, ठीक है, तो इसको मारने के लिए किसको भेजना है, IgG को भेजना है। एक डेटा मिल गया क्या यहाँ पे। अब इस डेटा को ले जा करके कोई मेमोरी सेल था, याद आ रहा आप लोग को, ठीक है, सर बी लिम्फोसाइट था, टी लिम्फोसाइट था, बी लिम्फोसाइट के पास एक कौन था, प्लाज्मा बी सेल था, दूसरा मेमोरी बी सेल था, है ना। फिर टी लिम्फोसाइट के कितने प्रकार थे, 4, TH, TK, TS, TM, है ना। TM, टी मेमोरी, दोनों जगह पे क्या मिल रहा है, मेमोरी। इन दोनों जगहों पर इस वायरस के बारे में, जिससे अभी अभी इस बच्चे का शरीर लड़ करके अपने अंदर एक क्षमता बनाया है, ठीक है, वो क्षमता बना लिया ना अपने अंदर कि अगर ये वायरस, कौन सा वायरस था, ये पोलियो का वायरस था, अब अगली बार से पोलियो का वायरस आएगा तो इस बच्चे के अंदर डेटा बन चुका है, इस वायरस को मारने के लिए कौन मारेगा, IgG मारेगा, बन गया डेटा। चलो ठीक है, इस डेटा को बनाने के लिए क्या किया गया था, टीका दिया गया था बच्चे को जानबूझ करके। ये क्या कहलाएगा बच्चा, फर्स्ट एनकाउंटर कहलाएगा, ठीक है। अब क्या फायदा हुआ इससे, फर्स्ट एनकाउंटर कराने से, इसके बॉडी में जानकारी मिल गई है। अब बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, अब इस बार रियल में
ये रहा पोलियो वायरस। अब रियल में ये पोलियो वायरस इस बच्चे के बॉडी में चला, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इस बच्चे के बॉडी में जाएगा, लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और लिम्फोसाइट देखते ही हंसेगा, बोलेगा भाई इसका जानकारी हमारे पास है, कुछ जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही हमने बचपन में ही हमको दिया गया था टीका, हमारे पास इसकी जानकारी है, तो ठहर जा, हम भेज रहे हैं किसको, आईजीजी को। बात समझे? अब जाएगा इस बार आईजीजी तुरंत पकड़ के, उसको पहले से पता है कि कैसे न्यूट्रल करना है, तुरंत क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। फिर उसके बाद मैक्रोफेज आएगा, उसको खा पी के खत्म। ये क्या कहलाएगा, सेकेंड एनकाउंटर कहलाएगा। बात समझे? अब बताओ कि फर्स्ट एनकाउंटर जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना? क्योंकि फर्स्ट एनकाउंटर में ही तो हमारे अंदर क्षमता बनाई जा रही है, हमारे अंदर उसके खिलाफ डेटा बनाया जा रहा है, उस डेटा को मेमोरी सेल में स्टोर किया जा रहा है। अब इन दोनों में से ना एक सवाल और आता है कि फर्स्ट एनकाउंटर तेजी से होगा या सेकेंड एनकाउंटर तेजी से होगा? सेकेंड एनकाउंटर तेजी से होगा, इसलिए कि फर्स्ट एनकाउंटर में डिटेल निकाल रहा था तो टाइम लगेगा, है ना? सेकेंड एनकाउंटर में सर पहले से डिटेल है, क्या करना है, केवल उसको खत्म करना है। तो सेकेंड एनकाउंटर क्या होता है, तेजी से होता है, फर्स्ट एनकाउंटर लेट से होता है, धीरे धीरे होता है। चलो यहां तक की बात खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक में अगर किसी को कोई समस्या है पूछ लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे सीधा का सीधा एंटीबॉडीज की। इससे पीछे कुछ छोड़ा तो नहीं है मैंने ना कुछ छूटा तो नहीं लग रहा मुझे। यहां तक में कोई वर्ड वगैरह पीछे कोई लाइन तो छूटा नहीं है, कुछ टॉपिक वगैरह देख लीजिएगा आप लोग भी एक बार, हमारे हिसाब से तो नहीं छूटा है। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, उपार्जित प्रतिरक्षा में जो मेन चीज है वो स्मृति है, असल कहानी स्मृति की है। अगर डेटा नहीं रहेगा तो फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। डेटा स्टोर रखता है हमारा बॉडी। जैसे आपको कोरोना वायरस दिया गया था ना, कई बार हम बता चुके हैं ये बात कि कोरोना वायरस में क्या था, खुद कोरोना वायरस था उसमें, हाँ बशर्ते कैसा था, न्यूट्रल था, निष्क्रिय था। अब हमारे अंदर डाला गया, हमारा लिम्फोसाइट उसकी पहचान कर रहा था, और जब लिम्फोसाइट पहचान करता है ना तो आपका बॉडी को जानबूझ के गर्म भी किया जाता है। ये बात भी पहले से बता चुके हैं कि कभी भी जब भी आपको टीका लगेगा ना, उस टीके के दौरान आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब कि आपको लगेगा बुखार इसलिए लग रहा है कि उधर लिम्फोसाइट जाकर के लड़ रहा है उससे, ठीक है? तो लिम्फोसाइट लड़ रहा है ना, तो उसको थोड़ी सी ताकत मिलेगी। कब? जब बुखार लगेगा आपको तब। अब उसको ताकत कैसे मिल जाएगी कि आपका ये बॉडी, इस बॉडी के अंदर क्या सर, एक वायरस भले ही निष्क्रिय है, उससे मतलब नहीं है, न्यूट्रल है, उससे मतलब नहीं है। अब इस पर कौन काम कर रहा है, हमारा एंटीबॉडी काम कर रहा है इस पर, ठीक है? अब जैसे ही हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते, हम नहीं बढ़ाते, वो सारा का सारा एंटीबॉडी ही आपका कर रहा होता है, ठीक है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो अंदर वायरस गया है ना, इसकी ताकत क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए नॉर्मली हम भी क्या करते हैं, दूध को गर्म करके पीते हैं। रीजन है कि उसमें जो भी माइक्रोब्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, सूक्ष्म जीव। और हमारे बॉडी के अंदर भी जो सूक्ष्म जीव गया है, जो माइक्रोब्स गया है, अगर हमारा बॉडी का तापमान बढ़ा रहेगा ना, तो इसकी ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑलरेडी हम इसकी ताकत कम कर चुके हैं बुखार लगा करके, और उस पर कौन काम कर रहा है, हमारा लिम्फोसाइट, हमारा एंटीबॉडी आसानी से वो क्या कर देगा, मार के खत्म कर देगा। तो नॉर्मली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपने टीका लिया है और टीका लेने के बाद अगर आपको बुखार नहीं लगा, इट मीन्स कि उस टीके का असर या उस टीके का डेटा आपके मेमोरी सेल में नहीं गया। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपके अंदर जो वायरस डाला गया है, उस वायरस से अगर लिम्फोसाइट लड़ेगा, मतलब कि आपका बॉडी गर्म होगा। बॉडी गर्म नहीं हुआ, इसका मतलब टीका काम नहीं किया आपके अंदर, समझे? आपके अंदर फर्स्ट एनकाउंटर हुआ ही नहीं। फर्स्ट एनकाउंटर होगा, इसका मतलब कि बुखार लगेगा ही लगेगा आपको, थोड़ा सा ही लगे वो एक अलग की बात है, लेकिन लगेगा ही। और जिन लोगों ने टीका लिया उनको याद होगा, बुखार तो लगा होगा, जबरदस्त वाला बुखार लगा था, है ना? शरीर भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। रीजन था कि खतरनाक था, थोड़ा सा वायरस पहली बार हमारे बॉडी के अंदर गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन खैर अब टेंशन की बात नहीं है, जिस दिन वो गलती से इस बार असली वाला भी कोरोना वायरस आ जाएगा तो हमारे अंदर उसका डेटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है क्या बुक में? है, तब तो आसानी से खत्म कर लेंगे हम लोग। चलिए एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा देख, एक ही का पिक्चर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। हाँ है, एंटीबॉडी क्या है आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे?
क्या हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी सर एक प्रोटीन है? इतना दिन से कह रहे हैं ना कि सर प्रोटीन बनता है हमारे अंदर, वो प्रोटीन आगे चल के एंटीबॉडी बनाता है, कुछ एंटीजन बनाता है, हार्मोन बनाता है, एंजाइम बनाता है, ठीक है। कुल मिला जुला करके एंटीबॉडी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरक्षी। अब ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला के सीधा सीधा एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन, ठीक है। और अगर यदि कोई चीज प्रोटीन है तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिल रहा होगा? बिना पॉलीपेप्टाइड चेन के तो कोई प्रोटीन बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को एक साथ जोड़ करके इसका निर्माण किया जाता है प्रोटीन का, और वो प्रोटीन आगे चल के क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। आइए देखते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो ये बन गया आपका एक एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी को ना हम एक सिंबल देते हैं। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बने, जरा देख के बताओ तो। एक एंटीबॉडी कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ दिख रहा है? देखो, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन, कितने हो गए? 2, एक ब्लैक वाला ये पूरा 3, और एक उधर से 4। कुल मिला जुला के हम सीधा सीधा कहें कि यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या है वो कितनी है? 4। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना है एक एंटीबॉडी, जिसमें से 2 हैवी है, हैवी मतलब बड़े हैं, और 2 लाइट है। लाइट माने छोटे। ये H2L2 दे रखा होगा आपके बुक में, ध्यान दीजिए, ठीक है। एंटीबॉडी जो होता है 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है क्या? H2L2। बात पल्ले पड़ी? आगे यहां पर हेवी जो है, हेवी के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है क्या? देखो तो, हेवी के साथ बॉन्ड बनाया है। देखो ये बड़ा वाला, ये बड़े वाले के साथ बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है क्या? ठीक है। दूसरा कंडीशन, क्या हेवी वाला लाइट के साथ भी बॉन्ड बनाया है क्या? सर ये देखिए, ये हैवी वाला है, ये लाइट वाला, इनके बीच में भी क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड? कौन से बॉन्ड से ये आपस में जुड़े हुए? यानी कि जो एंटीबॉडी बनता है किससे बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। नॉर्मली कितने पॉलीपेप्टाइड चेन? 4, 2 हैवी, 2 लाइट। तो हैवी सर हैवी से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी बॉन्ड से, हैवी लाइट से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी बॉन्ड से। वो बॉन्ड कौन है? याद रखिएगा, उस बॉन्ड का नाम क्या है? जो बॉन्ड हैवी को हैवी से और हैवी को लाइट से जोड़ रही है, उस बॉन्ड का नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड या बंध। ठीक है, उस बॉन्ड का नाम क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डन, यहां तक की बात दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हमारे पास कितने एंटीबॉडी हैं? 5 है ना। IgD, IgE, IgM, IgA और IgG। चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये IgD, IgE और IgM, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? H2L2 होते हैं। H2
L2 होते हैं। यानी कि सर इनमें क्या मिलेगा, 2 हैवी और 2 लाइट मिलेगा। ठीक है, बाकी कौन बचा, IgA और IgG। IgA और IgM, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। IgG IgE और IgD। हाँ चलो ऐसे याद रखना, एक तरीके से याद रख लेना, डेग। ठीक है, देखो यहां समझो आराम से, डेग DEG, यानी कि IgD, IgE और IgG ये क्या होते हैं, 2 हैवी और 2 लाइट से बने होते हैं। अब अगर मैं IgA की बात करूंगा ना, तो यहां वैसा तो नहीं बना पाएंगे, छोटा सा बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे ये आपका जो IgA है, खुद से बताना कि कितना से बना हुआ है ये। हाँ बताओ इसमें क्या है, ऐसा भी कह सकते सर 2 एंटीबॉडी मिलकर के क्या बनाया है, IgA को बना रखा है। ठीक है, यानी कि जब 2 एंटीबॉडी मिलते हैं तो जाकर के बनता है क्या, IgA बनता है। अगर यहां पे मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, H4L4 लिख लें, चलेगा। ठीक है, बस आपको समझने के लिए, ये सब एनसीईआरटी में है नहीं, बस आपको बस दिखा दिया कि IgA इस तरह का होता है। IgA कितने एंटीबॉडी से मिलके बना, 2। ऐसा ही 5 को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, IgM बन जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, H10 और L10 हो जाएगा। ठीक है, 5 को जोड़ना है आपको, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 को एक साथ जोड़ दीजिएगा। 5 एंटीबॉडी जोड़ पाओगे कि जोड़ के दिखाएं, दिखाइए। अरे बुढ़ा, 1 बड़ी मुश्किल हो जाता है बनाना, 2 3 4 5। ऐसे नहीं बन जाएगा तो लोग से, लो बन गया आपका। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बना होता है आपका IgM। ठीक है, IgA और IgM को थोड़ा सा अगर हम अलग कर दें तो बाकी तीनों कैसे होते हैं, डेग याद रख लीजिएगा कि वो कैसे होते हैं, H2L2 होते हैं। यहां से स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो सिंपली किसके बारे में, H2L2 के बारे में पूछा जाएगा। वहां पे बता दीजिएगा कि ये टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं। इसी कारण से इसको नाम दिया जाता है H2L2 का नाम दिया जाता है। जहां पर कि आपका जो हैवी है वो हैवी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि बड़ा वाला पॉलीपेप्टाइड बड़े वाले पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़ा हुआ है बॉन्ड के साथ, फिर बड़ा वाला पॉलीपेप्टाइड छोटे पॉलीपेप्टाइड के साथ भी जुड़ा हुआ है बॉन्ड के साथ। वो बॉन्ड कौन सा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक चीज इसमें रह जाता है, नाम उसका प्रतिजन बंधक क्षेत्र, ये वाला। यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है यहां पे इस तरीके से। अब इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है प्रतिजन बंधक क्षेत्र का नाम दिया जाता है। इसका मतलब एक साइट बोलते हैं एंटीजन ज्वाइंटिंग साइट या जो भी हो, देख लीजिएगा। यहीं पर आकर के एंटीजन क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जब ये आपका लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी जो है जब पहचान करना शुरू करेगा किसी एंटीजन का, तो वो एंटीजन को ला करके अपने स्ट्रक्चर में लॉक एंड की थियरी के हिसाब से बैठाता है। लॉक एंड की थियरी का मतलब सर ताला चाबी वाली सिस्टम है। ठीक है, यानी कि हर एक प्रतिजन, हर एक एंटीजन, हर एक एंटीबॉडी के साथ फिट नहीं बैठेगा।
जाहिर सी बात है इसके क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो विशिष्ट होते हैं तो किसी स्पेशल को ही अपने साथ जोड़ेंगे। और जो इसमें आकर के बैठ गया मतलब ताला चाबी एकदम फिट हो गया, उसकी पहचान हो गई, वो एंटीबॉडी उसको क्या कर देगा, वहां पे निष्क्रिय कर देगा, निष्क्रिय करके फिर यहाँ से बाहर निकाल देगा। ठीक है, अभी आपको बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ाया ना, बायोमोलिक्यूल जब पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर में पढ़ना था आप लोग को। बायोमोलिक्यूल हिंदी में कहते हैं जैव अणु, केमिस्ट्री में भी है, हमने पढ़ाया आप लोग को, सेकेंड ईयर में है, फिर फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो फर्स्ट ईयर में बायो में, तो फिर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में होगा। कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको बायोमोलिक्यूल, टेंशन मत लीजिए। तो बायोमोलिक्यूल में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं इन सब चीजों को, वहां पे एंजाइम की क्रियाशीलता देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम देखते हैं। तो वहां पर भी ये बात आता है कि कैसे यहाँ इस साइट पे काम होता है। सिंपल सा आप खाली याद रखिएगा कि एंटीबॉडी के पास एक साइट होता है, जिस साइट पर ले जाकर के किसको जोड़ा जाता है, एंटीजन को, प्रतिजन को जोड़ते हैं, और वहीं साइट पर उसी क्षेत्र पर प्रतिजन की पहचान की जाती है। डन, इसके अलावा विशेष कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है। और ये आईजीजी के बारे में अगर आप जानकारी लो, कहाँ गया वो आईजीजी, ये यहाँ पे बना है ना आईजीजी। ये आईजीजी को याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा, अरे सॉरी, आईजीजी कहीं पे बनाया नहीं, आईजी वहां पे बना है। ठीक है, तो आईजीजी जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, आईजीजी, आईजीए। ठीक है, गड़बड़ा तो नहीं रहे कहीं पे, अरे ठहर जाओ, एक मिस्टेक होगा तो लोग सब गड़बड़ा देगा। ठीक है, आईजीजी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सही जा रहा था मैं। आईजीजी जो है याद रखिएगा हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, आईजीजी। ठीक है, और इस आईजीजी के बारे में एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये आईजीजी हमारे शरीर में बना है, ठीक है, लेकिन बनने से पहले हमारे शरीर में हमारे माँ द्वारा प्राप्त होता है। अरे ठहरो, पहले सुनते काहे नहीं हो। आप कहोगे सर कोलेस्ट्रम से प्राप्त होता है, कि कोलेस्ट्रम से नहीं जाता है बाबू, इसीलिए कह रहे थे सुन तो लो। आपको एक चीज बताया, आप उसी चीज पे घूम रहे हो। ये मां से हमें कब प्राप्त होता है, जन्म से पहले, और वो आईजीए जन्म के बाद मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि ये आईजीजी जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारे अंदर, पहला चीज। दूसरा, ये हमें मां से प्राप्त होता है कब, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उस समय, और ये प्राप्त होता है हमें अपरा के द्वारा। अपरा याद है किसी को? अपरा हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोला था, प्लेसेंटा। तो याद रखिएगा ये अपरा से आईजीजी हमारे अंदर जाता है। ठीक है, ये जन्म से पहले जाता है। अब रही बात आईजीए की, तो वो आईजीए कैसे जाता है आपके अंदर, कोलेस्ट्रम के द्वारा जाता है, खीस के द्वारा जाता है। यानी कि कोलेस्ट्रम किसको कहते हैं, वो प्रथम दुग्ध जो माँ अपने बच्चे को पिला रही होती है, 2-3 महीने तक वो गाढ़ा और पीला सा दूध प्राप्त होता है माँ के स्तन ग्रंथियों से। उस गाढ़े और पीले दूध को कहते हैं क्या, हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं खीस। उसमें 2-3 चीज की प्रचुर मात्रा होती है। पहला तो पोषणीय पदार्थ, दूसरा उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है एक एंटीबॉडी जिसका नाम है आईजीए। ठीक है, तो ये आईजीए और आईजीजी ये दोनों के दोनों किससे प्राप्त होते हैं, हमें मां से प्राप्त होते हैं। ये आईजीजी कैसे प्राप्त होता है, प्लेसेंटा से, अपरा से, और ये आईजीए कैसे प्राप्त होता है, कोलेस्ट्रम से। और इसके साथ साथ ये आईजीजी को याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। डर याद रहेगा ये सब बात, किसी दिन पूछ देंगे तो बतीसी निकाल देना उस दिन। आईजीडी के बारे में क्या बताए थे, क्या बताइए ना, क्या बताए थे? बोले थे आईजीडी जाता है, उसके साथ एक और आईजीडी थोड़ा बहुत जाता है। अच्छा, इसका नाम भी होता है अलग अलग। ये आईजीजी को बोलते हैं गामा। ठीक है, नाम याद रखना होगा, रखना बता रहे हैं आपको। आईजीजी को कहते हैं गामा, आईजी को कहते हैं एप्सिलॉन, और कौन बचा, आईजीडी। आईजीडी को कहते हैं डेल्टा, और आईजीएम को कहते हैं मैक्रो, और एक और है कि आईजीए को कहते हैं अल्फा। हाँ, तो नियतांक है, उसी में नाम दे रखा है ना। क्या क्या देखो, डी से डेल्टा, ई को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, एम को मैक्रो कहते हैं, ए को क्या नाम दिया था, अल्फा, और जी को गामा। ठीक है, नाम याद रहे, रख लेना। डेल्टा, एप्सिलॉन, उसके बाद मैक्रो,
अल्फा, गामा। बस नाम है, ऐसा नाम पूछा नहीं जाता। बहुत पहले ये सब पूछा जाता था, अब तो पूछना ही बंद कर दिया, सिलेबस से आउट कर दिया आपके। कुछ छूटा नहीं है? नहीं, कुछ छूटा नहीं है। अब क्या आ रहा है? उपार्जित प्रतिरक्षा जो है इसके है प्रकार। ठीक है, जैसे हमने देखा था प्रकार आपके सहज प्रतिरक्षा के, वैसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा के भी प्रकार हैं। उसको जरा जान लेते हैं हम लोग, क्या क्या चीजें हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा बनता कैसे है ये तो एकदम अच्छे से सबको जानकारी हो चुकी है। ठीक है, ये दो तरह का होता है। सबसे पहले को कहते हैं हम लोग तरल प्रतिरक्षा। अच्छा एक मिनट, उससे पहले अनुक्रिया पढ़ते हैं हम लोग। ये अनुक्रिया है, अनुक्रिया को पढ़ के खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आएगा उसका प्रकार। अनुक्रिया मतलब समझते हो? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, जैसे अगर मुझे कोई टच कर रहा है, क्या मैं प्रतिक्रिया देता हूं क्या? उसी को कहते हैं अनुक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में यदि कहीं पर भी कोई प्रतिजन प्रवेश करता है तो हमारा बॉडी क्या करता है? उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है। तो वही है क्या कि उपार्जित प्रतिरक्षा में एक चीज आ रहा है क्या? अनुक्रिया। और ये अनुक्रिया होती है दो प्रकार की। एक को कहते हैं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, दूसरे को कहते हैं कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। बिठा देना इसको। इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं प्रतिरक्षा अनुक्रिया। फिर बतियाना शुरू। इम्यून रिस्पॉन्स प्रतिरक्षा अनुक्रिया, यानी कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है क्या करती है भाई? अनुक्रिया देती है, रिस्पॉन्ड करती है हमें। और ये होती है क्या? दो प्रकार का। सबसे पहला तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और दूसरा है कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और ये क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है? तनिक नाम में पढ़ के सोचना, तो दोनों का मतलब कुछ निकल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, तरल में जुड़ा हुआ है और एक हमारे कोशिका से संबंधित है। जैसे अब सोचना कि सर हमारे बॉडी में चारों तरफ कहीं ना कहीं लिम्फोसाइट भरे पड़े। ठीक है, उस लिम्फोसाइट के साथ साथ कहीं ना कहीं भक्षाणु कोशिका मैक्रोफेजेस को भी रखा गया है वहां पर, यानी कि लिम्फोसाइट पहचान कर देगा, मैक्रोफेज उसको मार के खत्म कर देगा। ठीक है, अब सोचो कि आपके बॉडी में रक्त में कुछ चला गया, तो रक्त में अगर कुछ चला गया तो रक्त में जाने के बाद वो क्या करेगा? वहां पे नुकसान देगा आपको। ठीक है, तो वहां पे आपका बॉडी कौन सा रिस्पॉन्स करेगा? कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया होगी वहां पे, या फिर आपका तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया होगा? तरल में होगा। ठीक है, यही बात आपको समझनी थी। तो हमारे अंदर दो प्रकार की अनुक्रिया होती है, एक जो हमारा तरल रिस्पॉन्ड करता है और एक जो हमारा बॉडी का ऑर्गन। बॉडी का ऑर्गन में कौन करेगा? कोशिका करेगा। ठीक है, और जो तरल में स्पेशली काम करते हैं वो कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, स्पेशली ये कौन होते हैं सर? लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, स्पेशली लिम्फोसाइट। अब यहां पे कौन है सर? कोशिका वाले में कौन आ जाएगा? तो कोशिका में कौन आ जाएगा? एंटी बॉडी। और एंटीबॉडी के साथ साथ, अब ये लिम्फोसाइट में कहोगे सर ये एंटीबॉडी का ही तो टाइप, या फिर एंटीबॉडी बनाने की जिम्मेदारी तो इन्हीं की। ठीक है, चलो यहाँ पे एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के साथ साथ आप ले लेना किसको? मैक्रोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है देखना जरा कि सर ये तरल में ये घूम रहा होगा। ठीक है, तो घूमने का काम किसका? लिम्फोसाइट का। वो अंदर अंदर घूम रहा है चारों तरफ, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट घूम रहा है। और ये क्या है? एक जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एंटीबॉडी यहां पर भी रख सकते हो, एंटीबॉडी को यहां से हटा ही दो तो ज्यादा बेहतर है। मैक्रोफेज को खाली यहां रखते हैं कि मैक्रोफेज जाकर के एक जगह पे बैठा हुआ है, और एंटीबॉडी या फिर लिम्फोसाइट इसको भी हटा के एंटीबॉडी कर ले यहां पे। अब कंफ्यूजन कम होगा।
अभी एंटीबॉडी क्या है, हमारे ब्लड में घूम रहा होता है, तो घूमने का काम कौन कर रहा है, एंटीबॉडी। और घूम घूम करके यदि हमारे रक्त में किसी प्रकार का, हमारे ब्लड में या फिर हमारे बॉडी फ्लूइड में दो चीजें आती है, लसिका भी आती है, ठीक है, और लसिका के साथ साथ रक्त भी आता है। तो कुल मिला जुला कर कि बॉडी फ्लूइड में अगर कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है, उस समय रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी किसकी, एंटीबॉडी की है। और यदि हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन में चला गया कोई चीज, उस समय कौन रिस्पॉन्ड करता है, मैक्रोफेज करता है। आवश्यकता अनुसार मारने का भी काम होता है और जरूरत पड़ने पर उनको छोड़ भी दिया जाता है। अगर अच्छा होगा तो छोड़ दिया जाएगा, खराब होगा मार दिया जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता कि मिट्टी नहीं खाना है और सेव खाना है? आपको बताया गया है, आपके अंदर डेटा को डाला गया है ना, शुरू से बताया गया है, शुरू से डेटा को डाला गया है। आपने भी क्या करा है, आपके पास भी मेमोरी है, उस मेमोरी में आपने डेटा को स्टोर करा है। उसी तरीके से आपके बॉडी भी क्या करती है, हर एक डेटा को स्टोर करती है। आप जैसे कुछ खाओगे, जैसे हमने सेब खाया, तो सेब को नहीं मारना है, उससे पोषण प्राप्त करना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये डेटा अपने पास बॉडी में है ऑलरेडी पहले से, तो वहां पे किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। ये एक प्रकार का अनुक्रिया है, जिसको सिंपली आपको ये समझना है कि सर हमारे अंदर दो तरह की चीजें, एक तो हमारा अंग है, दूसरा हमारे बॉडी में मिलने वाला तरल है। दोनों जगह पे सर रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई ना कोई चीज है, ठीक है। अब रक्त में कौन है, एंटीबॉडी। ऑर्गन्स के अंदर कौन है, मैक्रोफेज, या महाभक्षाणु कोशिका या भक्षाणु कोशिका, जो आप समझ लो। ये दो प्रकार के हो गए। चलो, ये रिस्पॉन्स हो गया। अब स्पेशली हम कैटेगराइज करते हैं किसको, उपार्जित प्रतिरक्षा। दिमाग घुमा देगा उपार्जित प्रतिरक्षा का कैटेगरी। रीजन, खाली कैटेगरी बना दें इसकी, सिंपल है, बना के छोड़ देंगे आप लोग को। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, अनुक्रिया वाली बात, रिस्पॉन्ड वाली। अब जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं ना, देखिए किसका वर्गीकरण कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, उपार्जित प्रतिरक्षा का। देखिए ये होते हैं बच्चा दो प्रकार के। सबसे पहले को कहते हैं एक्टिव या सक्रिय, और दूसरे को कहते हैं पैसिव, निष्क्रिय। यानी कि अगर इसको हिंदी में कहना हो, पूरा नाम क्या कहोगे, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, उसको क्या कहेंगे, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। आगे सुनो सर, ये एक्टिव वापस से है दो प्रकार का। एक को कहते हैं नेचुरल, ठीक है, एक को कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल। नेचुरल में प्राकृतिक, ये क्या हो जाएगा, कृत्रिम। इधर देखो ये भी दो प्रकार का है, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। पहले से लग रहा है कंफ्यूजन, ये तो भयंकर वाला है, टेंशन क्या लेते हो। अब नाम कैसे पढ़ेंगे, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, फिर ये कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, वैसे उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो दोनों जगह पे सेम कहानी है नीचे, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ का नेचुरल, वहां का नेचुरल में अंतर है। यहाँ पे आर्टिफिशियल, वहां के आर्टिफिशियल में अंतर है, ठीक है। तो सैनिक इसको पढ़ लीजिएगा, बुक में है ना ये डेटा, पढ़ने की कोशिश करिएगा अच्छा से। अच्छा कोई बात नहीं है, जब आप उसको लाइन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हम लोग आपके सामने भले इस तरीके का वर्गीकरण ला के देते हैं, बुक में इतना आसान नहीं होता है, बुक में सब मिला करके दिया गया होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपल तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको बातें समझ में आए। पहले आपको क्या पढ़ना है, देखो जरा हेडिंग में, तो सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ के खत्म कर लिया हमने, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो प्रकार, सक्रिय निष्क्रिय। पहले सक्रिय को समझिएगा, बाद में निष्क्रिय को समझिएगा, है ना। जब आपको सक्रिय निष्क्रिय एक्टिव और पैसिव समझ में आ जाएगा, हिंट कर दें आपको, एक्टिव का मतलब सर जो मेरे अंदर बन रहा है उसको कहेंगे एक्टिव। एक्टिव का मतलब जो मेरे अंदर बन रहा है उसको कहेंगे एक्टिव। पैसिव का मतलब कि सर मेरे अंदर नहीं बन रहा है, बाहर से हम अपने अंदर डाल रहे हैं, उसको कहेंगे क्या, पैसिव। अब उसके बाद ये रह गया, इसको भी पढ़ना। अब आपको हिंट कर दिया, अब आप खुद से कोशिश करो। अब तो समस्या है कि सर ये बन रहा था तो एक्टिव बोला, वो ना बन रहा था तो पैसिव बोला। अब यहाँ भी नेचुरल है और आर्टिफिशियल है, परेशान क्या होगा, कोशिश करिएगा, लाइन में एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन, बातें समझ में आएंगी।
और कल आपकी छुट्टी है, कल सैटरडे है, कल पर्व है ना, वो बकरीद बोलते हैं ना, बकरीद, तो उसकी वजह से सैटरडे छुट्टी है, संडे भी आराम करो, मंडे थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ करके पहुंचिएगा। किसी का कोई डाउट है तो बताइए।